हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम। आपको पता है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स ये चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम अपना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन का मतलब होता है, कंजप्शन मतलब चीज़ों को यूज़ करना, कंज्यूम करना। तो यूज़ को हम क्या कहते हैं? कंजप्शन। जो अगर आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? कंजप्शन। ओके। और कंजप्शन फंक्शन की अगर बात करी जाए तो कंजप्शन का मतलब आपका सिंपल यूज़ है। ओके। लेकिन कंजप्शन के साथ अगर आपके पास फंक्शन वर्ड जुड़ गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये एक रेशियो प्रेजेंट कर रहा है। किसका? आपके कंजप्शन का आपकी इनकम के साथ। या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके बारे में जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? अपना कंजप्शन फंक्शन। इसकी डेफिनेशन को पढ़ के एक बार समझते हैं इसके प्रॉपर मीनिंग को। तो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है यहाँ पर। कंजप्शन फंक्शन रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके। तो कंजप्शन फंक्शन उसको कहते हैं जो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? विलिंगनेस को। विलिंग का मतलब इच्छा होना, विल पावर। आपका भाई इच्छा है, आपकी कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? अपना विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज। और विलिंग हम किसकी देख रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर की, क्योंकि कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास दो सेक्टर हैं, कि अगर टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करी जाए, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है और दूसरा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? चीज़ों को बनाएगा। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? चीज़ों को यूज़ करेगा। तो यूज़ करने की इच्छा किसकी होनी चाहिए? हाउस होल्ड सेक्टर की। अगर कोई, आप मान लीजिए आप कोई सामान बनाते हैं और उसे अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो उस सामान को बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से अगर हाउस होल्ड सेक्टर किसी चीज़ को यूज़ करना चाहता है तो वो क्या कहलाएगी? उसकी विलिंगनेस कहलाएगी। ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें? विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस, कि उसकी क्या इच्छा है? कि वो गुड्स और सर्विस को क्या कर ले? परचेज कर ले। परचेज करेगा मतलब खरीदना चाहता है। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर की ये इच्छा होनी चाहिए कि वो आप जो सामान बना रहे हो उस सामान को वो खरीदने में इच्छुक हो, वो उन चीज़ों को खरीदना चाहता हो एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। और उसकी कोई भी इनकम हो, उस इनकम के हिसाब से। अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो उस हिसाब से वो खर्चा करेगा। अगर 1000 रुपये है तो उसके हिसाब से खर्चा करेगा। अगर लाख में है तो उसके हिसाब से वो खर्चा करेगा। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और एक टाइम पीरियड के दौरान में। यहाँ पर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है हमारा? कि हम 1 ईयर की अगर बात करते हैं, अकाउंटिंग ईयर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग ईयर आपका कब से कब तक है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो इस बीच में, इस अकाउंट पीरियड में उसने जितनी भी चीज़ों को खरीदने के लिए इच्छा जागृत करी है या जितनी भी चीज़ों को खरीदना चाहता है, वो क्या कहलाएगा? कंजप्शन फंक्शन। ओके। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और अच्छे से। इसके जो मेन डेफिनेशन के जो पॉइंट्स थे वो यही हैं। सबसे पहला क्या है? विलिंगनेस होनी चाहिए। किसके लिए विलिंगनेस होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विस के लिए। कब? जब उसके पास कोई ना कोई इनकम हो और उसका एक टाइम पीरियड के दौरान में, यानी कि मान लीजिए भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। ओके। किसी एक हाउस होल्ड सेक्टर की वो कोई चीज़ उसकी इच्छा है, उसके पास उसकी इनकम भी है और वो चीज़ों को खरीदना चाहता है। तो ये जब सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर होंगे तब वो क्या बनेगा? कंजप्शन फंक्शन बनेगा। ओके। तो अगर कंजप्शन फंक्शन की बात करी जाए तो इसमें 4 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए कि विलिंगनेस होनी चाहिए किसकी? हाउस होल्ड सेक्टर की, उसके पास। और वो विलिंगनेस किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विस के लिए, कि वो उन चीज़ों को खरीदना चाहता हो अपनी इनकम के हिसाब से। उसके पास इनकम भी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर मान लीजिए अब एक पर्सन है, उसकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है और वो कह दे जी हाँ मेरी तो गाड़ी खरीदने की इच्छा है, तो उस विलिंग को हम काउंट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? जब उसके पास कोई ना कोई इनकम होगी तभी तो वो सोचेगा कि भाई हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इस चीज़ को खरीदना चाहता हूँ। ओके। यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। ये इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसका कंजप्शन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। कंजप्शन लेवल, कंजप्शन का जो लेवल है एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एन इनकम, ऑफ जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से अलग अलग होगा। ये पॉइंट मैंने अभी पहले भी डिस्कस करा कि अगर किसी इंसान की इनकम कम है तो वो कम खर्चा करेगा, अगर किसी इंसान की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खर्च करेगा। यानी कि पूरा डिपेंड करता है कि उसकी इनकम के ऊपर, कि भाई अगर किसी के पास बहुत अच्छी इनकम आ रही है
तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीद सकता है। लेकिन अगर किसी की लिमिटेड इनकम है तो वो लिमिटेड जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा बजाय कि एक्स्ट्रा खर्च करने के। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या आता है कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये क्या है आपका साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मतलब साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि जहाँ पर कंज्यूमर कुछ चीज़ों से अपने से बंधा रहता है। अगर किसी की हैबिट की या उसकी प्रेफरेंस की बात करी जाए तो यानी कि कंज्यूमर उन चीज़ों को लेकर बहुत बिल्कुल क्लियर है कि भाई मुझे यही चीज़ चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजप्शन फंक्शन। जैसे अगर सिंपल कहा जाए कि भाई अगर किसी पर्सन को मूवी देखने का शौक है, ओके, तो उसकी इनकम है तो उसे ये है कि भाई मुझे जाना है तो हफ्ते में एक मूवी उसको देखनी ही देखनी है। या जैसे हम कहते हैं भाई कोई पर्सन है वो हैबिचुअल हो चुका है अपने जैसे किसी भी अच्छी आदत का, या किसी जैसे बहुत से लोगों को फ़ोन चाहिए होता है कि भाई टाइम टू टाइम वो फ़ोन चेंज करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि 2-3 महीने फ़ोन लिया उसके बाद फिर जो नया वर्जन आया फिर वो उस फ़ोन को लेंगे। तो ये क्या होता है, उनकी हैबिट है। यहाँ पर क्या है कि वो कंजप्शन क्या कर रहे हैं, कंजप्शन फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि उनके पास इनकम है और जैसे ही उन्हें लगता है कि भाई अब ये चीज़ है मुझे ये चाहिए, तो भले ही पैसे हों या ना हो वो उस चीज़ को लेने की तरफ कोशिश करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस। ये क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, लोगों के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से हो सकता है कोई इंसान भाई अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, तो अपनी डिमांड को या अपनी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ले और बाकी चीज़ों को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें ये रहता है कि भाई देखा जाएगा एक ही लाइफ है, अपनी जीनी चाहिए, अपनी सारी चीज़ों के शौक पूरे करने चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आपका सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों को किस हिसाब से यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने इसके कुछ पॉइंट्स पढ़े। जैसे सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है वो भाई विलिंगनेस होनी चाहिए हमारे कंज्यूमर की या हाउस होल्ड सेक्टर की, ताकि वो चीज़ों को खरीद ले और एक टाइम पीरियड के दौरान में। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि जैसे इनकम होगी उसी हिसाब से क्या होगी, हमारे पास कंजप्शन फंक्शन होंगे। यानी कि अगर किसी इंसान की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खर्च करेगा, अगर किसी की इनकम कम है तो वो कम खर्च करेगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, आपका एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड है कि साइकोलॉजी हो जाती है लोगों की। कुछ लोग मान के चलते हैं भाई अगर आप ब्रांड का कपड़ा खरीदेंगे तो वो अच्छा होगा और अगर आप वैसे खरीदेंगे तो वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में वहम रहता है, या भाई लगा लो उनकी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो चीज़ें महंगी ही आती हैं। उन्हें लगता है कि चीज़ जितनी ज़्यादा महंगी होगी उतनी ही ज़्यादा चीज़ अच्छी होगी। ओके, तो ये क्या है, सबके दिमाग की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम अपने कंजप्शन फंक्शन के डायग्राम को देखते हैं। कंजप्शन फंक्शन अभी हमने पीछे देखा था कि कंजप्शन फंक्शन हमारा क्या दिखाता है, C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इसको रिप्रेजेंट करता है। C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई की कंजप्शन, F का मतलब फंक्शन, Y का मतलब इनकम। यानी कि हमें देखना चाहते हैं हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपना कंजप्शन फंक्शन। किस तरह से हम अपनी इनकम को यूटिलाइज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपना कंजप्शन फंक्शन। अब इसमें दो मेन पॉइंट आपके पास क्या है, एक तो C आया और दूसरा क्या आया आपके पास Y। इसे अगर हम डायग्राम के जरिए देखना चाहें तो किस तरीके से देखेंगे, देखिए ये आपके पास Y गिवन है 0, 100, 200 और कंजप्शन हमने सेम ही पैटर्न, यानी कि एक सेम ही डिजिट है जो मैंने आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सबको मैं इसी हिसाब से अपने डायग्राम को बना रही हूँ। तो आप चाहो तो एक को अच्छे से याद भी कर सकते हैं और अगर चेंज करके रखना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो Y हमारे पास 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, जबकि C है आपके पास 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। अब इनको अगर मैं डायग्राम के जरिए दिखाऊं तो किस तरीके से दिखाया जाएगा, देखिए ये आपके पास क्या है, आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पर आप क्या शो कर रहे हैं, अपनी इनकम, और ये है आपकी वाई एक्सिस, यहाँ पर आप क्या शो कर रहे हैं, अपनी कंजप्शन को। तो हमें पता है कि जो हमारा वाई का डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, आपका 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये बन गया हमारे पास हमारा वाई का डायग्राम। सी हमें पता है कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, यानी कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, तो वाई एक्सिस से स्टार्ट कर दिया, ये क्या हो गया आपके लिए आपका सी। ऑब्वियसली बात है दोनों एक पॉइंट पर क्या करेंगे, टकराएंगे, और टकरा रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसके लिए रीज़न है हमारे पास कि एक पॉइंट था जहाँ पर y भी क्या है 200, c भी क्या है 200। इसका मतलब कि यहाँ तक उसकी इनकम क्या है, लेस है। अगर यहाँ पे कहा जाए तो इनकम मतलब कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम क्या है उसकी कम है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूँगी, इनकम और कंजप्शन। तो कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम। लेकिन ये 200 और 200 पॉइंट क्या दिखा रहा है, इनकम और कंजप्शन क्या है, बराबर। जबकि इससे आगे अगर हम चले जाते हैं 300 में से 280, यानी कि 300 में से 280 वो खर्च करता है और 20 रुपये क्या कर रहा होगा, सेव कर रहा होगा।
यानी कि इनकम और कंजप्शन में अब क्या है, उसके पास उसकी इनकम ज़्यादा है। तो ये हमारे पास 3 केसेस को दिखा रहा है जहाँ पर y और c क्या है, इक्वल हैं, यानी कि वहाँ पर वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने मान लिया कि ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपना ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जहाँ पर आपकी कंजप्शन और आपकी इनकम दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जितने आपके पास पैसे हैं उतने ही पैसे आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। 1 रुपया ना तो बचा रहे हैं, ना ही पिछली सेविंग से ले रहे हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अपना ब्रेक इवन पॉइंट। साथ ही हमारे पास 2 सिचुएशन और आ गई कि भाई एक पॉइंट है जहाँ पर क्या है, कंजप्शन ज़्यादा है, दूसरा पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास इनकम ज़्यादा है। जब कंजप्शन ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, ऑटोनॉमस कंजप्शन। और दूसरा नाम क्या है उसका, डिस सेविंग, कि हम क्या कर रहे हैं, सेविंग तो कर नहीं रहे, जो पहले वाली सेविंग है उससे भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डिस सेविंग। और जब इनकम ज़्यादा हो जाती है, थर्ड सिचुएशन पे अगर हम आ जाते हैं, y ग्रेटर देन c, इसका मतलब इनकम ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है तो पर्सन क्या करेगा, सेविंग, तो वो क्या कर रहे होते हैं, सेविंग। तो ये डायग्राम हमें 3 पॉइंट को दिखाता है कि पहला पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, डिस सेविंग, और थर्ड पॉइंट क्या दिखाता है, आपका सेविंग को। ओके, आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। अब इसी डायग्राम के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आगे लिख भी दिया है, एक बार फिर भी उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको अच्छे से। ये हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि ज़्यादातर आपको पॉइंट्स इसमें मैंने पहले ही क्लियर करा चुकी हूँ। सबसे पहला है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है भाई, जो हम डायग्राम बनाते हैं, कंजप्शन कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, कहाँ से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस से। ओके, सेकंड पॉइंट है स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। जो कंजप्शन कर्व है वो क्या है, बढ़ती हुई नजर आती है, यानी कि वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट में तीनों पॉइंट इसने क्लियर करे हैं, साथ साथ में तीनों को बता देती हूँ कि जो हमारी y है वो क्या है, y इक्वल भी हो सकती है, y इक्वल टू c भी हो सकता है, y लेस देन भी हो सकती है, और y ग्रेटर देन भी हो सकती है। ये हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंजप्शन से, कि y यानी कि इनकम और कंजप्शन बराबर भी हो सकती हैं, और कंजप्शन ज़्यादा भी हो सकती है, और कंजप्शन कम भी हो सकती है। और ये तीनों ही पॉइंट हमें दिखाते हैं कि अगर y और इनकम और कंजप्शन बराबर है तो क्या पॉइंट बन जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट है कि अगर आपकी इनकम जो है वो कंजप्शन से कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपना डिस सेविंग, या फिर दूसरे वर्ड्स में उसे हम क्या बोलते हैं, अपनी ऑटोनॉमस कंजप्शन। लेकिन ये हम जब बोले ऑटोनॉमस कंजप्शन तब बोलेंगे जब सिर्फ कंजप्शन की बात कर रहे होंगे। अगर रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो वो क्या दिखाएगा, डिस सेविंग। थर्ड पॉइंट है हमारे पास y ग्रेटर देन c, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, सेविंग को। यहाँ तक कि आपका आज कंजप्शन फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे अपना आंसर भेजेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड कंजप्शन फंक्शन। आपको बताना है कि कंजप्शन और कंजप्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में, दोनों में से कहीं पर भी आप इसका आंसर भेज सकते हैं, लेकिन आपको आंसर भेजना कंपलसरी है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आई होगी। और साथ ही शायद फ्राइडे में आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट होना है, वो अभी देखते हैं किस तरीके से टेस्ट होना है, लेकिन आपको अपने टेस्ट के लिए तैयारी रखनी है आपके मनी और बैंकिंग चैप्टर की, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में और कई बार उसे करा चुकी हूँ, तो साथ साथ उसका एक टेस्ट भी ले लिया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।